लग गई रिकॉर्डिंग। तो भरहुत के स्तूप के बारे में बता रही हूँ। मध्य प्रदेश की नागौद रियासत के सतना नामक स्थान पर स्थित है और ये वानस्पतिक शैली पर बना हुआ है। वानस्पतिक शैली उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि बेल बूटोदार लहरदार, जिसको क्या कहा गया है, गोमूत्राकार बेलें, बेलों से सुसज्जित है, ईंटों का बना हुआ है और यह पूर्णतः नष्ट हो चुका है, इसके अवशेष भर हैं। सन 1873 या 1876 भी मिलता है। ठीक है, में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। अगर हम देखेंगे इसकी यह कहाँ कहाँ इसके अवशेष संग्रहित हैं, जो कुछ बचे छुटपुट से अवशेष मिले वो कहाँ कहाँ संग्रहित हैं, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसके अवशेष संग्रहित हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसके अवशेष संग्रहित हैं, भारत कला भवन वाराणसी में भी इसके अवशेष हैं और राम भवन संग्रहालय सतना में भी इसके संग्रह अवशेष हैं और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, इनमें भी इसके अवशेष हैं। अब जब इतनी जगह अवशेष हैं और प्रश्न पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप सबसे पहला नंबर या टॉप 30 देंगे तो कोलकाता को देंगे। ठीक है संगीता, अपना कोलकाता याद रखना। भरहुत के स्तूप के जो अवशेष हैं वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। ठीक है, मेनली। और इसके अलावा जिन संग्रहालयों में इसके अवशेष संग्रहित हैं उनका नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला नंबर आता है उदयगिरी खंडगिरी के चैत्य, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी में। इस काल में लगभग 100 जैन गुफाएं बनी। ठीक है, 100 जैन गुफाएं उदयगिरी खंडगिरी नामक स्थान पर या पर्वत पर स्थित हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इस काल में, सबसे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, जहाँ शुंगकालीन कुछ स्थानों पर शुंगकालीन कला के जहाँ नमूने मिले हैं उन स्थानों में बात करें तो हमें मथुरा में, बेसनगर में, ग्वालियर में, भीटा में, बुद्ध गया और कौशाम्बी। इसके अलावा उधर जब हम दक्षिण में जगयापेटा जैसे स्थानों, क्या हुआ? कोई कुछ बोलना चाहता है? नमस्ते रीना। तो जगयापेटा नामक, दक्षिण भारत में अगर देखें जगयापेटा नामक स्थान पर हमको शुंगकालीन नमूने मिलते हैं। हर चीज को डिटेल में देखते हुए चलते हैं। समय की मूर्तियां वहां मिलती हैं और दिखाई क्या देता है मूर्तियों में, तो आपको लोक कला दिखाई देती है। किसी की माइक खुली है मेरे अलावा? नहीं, किसी की नहीं खुली। चलो, तो हम बात कर रहे हैं लोक कला दिखाई देती। देखिए, एक आदर्श मूर्तियां जैसे किसी ईश्वर की मूर्ति और एक लोक कला की मूर्तियां जैसे यक्षिणी की मूर्ति, भले ही वो पूजा के लिए प्रयोग ना होती हो, लेकिन एक कलात्मक अभिरुचि को दिखाती हुई मूर्तियों का निर्माण हुआ है। हाँ, आपके शुंग काल में। ठीक है, इस समय जो लोकमानस था इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मतलब छोटा छोटा वर्ग था, जो आपने देखा है कि जब बौद्ध महात्मा बुद्ध की कहानी सुनो या बौद्ध धर्म की कहानी सुनो तो महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी सबसे पहले निम्न वर्ग से बने थे, क्योंकि वो उपेक्षित वर्ग था। और निम्न वर्ग में अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा उन्हें आदर्शवादिता से मतलब नहीं था, उन्हें अपनी बनाई व्यक्त करनी थी, उन्हें अपने मन को आनंदित करना था, इसलिए वो कला बनाते थे। ना कि वो ये स्थापित करना चाहते थे कि हमें कोई पुरस्कार दे, हमारी कोई श्रेष्ठता का बखान करे। और वहां उन्होंने अपना जो वर्चस्व काम किया या उनको अपनाया, तो वहां पर कला की उन्होंने जो अभिव्यक्ति की वो अपनी शैली में की। यही कारण है कि लोक कला का जन्म, लोक कला वहां पर पनप रही थी और साधारण जनजीवन के चित्रण हो रहे थे। ठीक है, कहा? आपके शुंग काल में। और इनकी कलात्मक अभिव्यक्ति लोक जीवन से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि भरहुत में भी जब हम देखते हैं
इसकी कला लोक कला सी प्रतीत होती है। ठीक है, कारण ये था शुंग काल जो था मेनली ब्राह्मण संप्रदाय का था, या शुंग जो थे मेनली ब्राह्मण संप्रदाय से थे। इसी ब्राह्मण धर्म का भी इस समय बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ। अब ब्राह्मण धर्म में आपके कौन से आते थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, ये सब आते थे। ठीक है, मनुस्मृति जो है ये किस काल की है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो शुंग काल में ही मनुस्मृति लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ आपका कौन सा है? मनुस्मृति, ये शुंग काल में लिखी गई है। और इसी समय जब शुंग काल ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म अपना उसमें प्रचार प्रसार प्रभाव दिखा रहा था, उसी समय शुंग काल में ही मथुरा की जो कला है वो जैन संप्रदाय से प्रभावित थी, या जैन संप्रदाय से संबंधित, वो जैन संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय के विषय पाए जाते हैं। ठीक है, जैन और ब्राह्मण में अंतर है थोड़ा सा, और इसके अवशेष जो है हमें जैन स्तूपों में मिलते हैं ब्राह्मण धर्म से। अगर हम एक चीज देखें तो बौद्ध धर्म तो नहीं कह सकते ब्राह्मण धर्म से ज्यादा संबंधित, लेकिन जैन धर्म ब्राह्मण धर्म ज्यादा क्लोज है, क्योंकि वो जिनको नाथ मानते थे उनकी विशेषताएं शैव धर्म के शिव जी की तरह मानते थे। ठीक है, शिव का अवतार मानते थे वो अपने जैन मुनियों को। ठीक है, और जैन स्तूप जो है और बौद्ध स्तूप है इनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता, कला में सिमिलरिटी दिखाई देती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक मिनट। तो बात कर रहे हैं शुंग काल की। देखो, किसी भी काल को अगर समझ लोगे तो उसकी कला को समझना और आसान हो जाएगा। इसी समय जब पश्चिमी घाट के पर्वत थे, जैसे आंध्र में आंध्र कुल ने, जो पश्चिमी घाट के पर्वत थे, यहाँ आंध्र कुल ने बहुत सी गुफाएं बनवाई थी। भाजा की गुफा, भाजा कहाँ है? पूना में, बिरसा पूना में, पीतल खोरा खानदेश, और कोंडिया, कोंडी, कोलवा, ये गुफाएं आंध्र ने बनवाई थी, आंध्र और सतवाहन काल वाले। ठीक है, आंध्र भी ब्राह्मण थे, लेकिन ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, भाजा की जो गुफाएं हैं इनमें हम देखते हैं सूर्य और इंद्र, इनके दल बल सहित विशाल मूर्तियां यहाँ पर उकेरी गई हैं। इतना इनको सबको, सारी चीजों को हम देखते चलेंगे। यक्षों की मूर्तियां बनी हुई हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं, या तो 16 या तो 19, दो संख्याएं इन गुफाओं की मिलती हैं। हालांकि गुफाओं के बारे में कहा गया है कि लगभग 100 जैन गुफाएं थी, किंतु और एक चीज याद रखिएगा, उदयगिरी खंडगिरी आता है तो आपका कौन सा धर्म आएगा? काल धर्म जैन धर्म हो जाएगा। अगर उदयगिरी खंडगिरी दोनों लगा है और उड़ीसा लगा है तो आपका जैन धर्म हो जाएगा। और अगर आपका खाली उदयगिरी आता है तो कौन सा धर्म लगेगा? हेलो मैम, हिंदू धर्म। काल और हाँ, हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म से संबंधित होंगी। याद रखना, उदयगिरी खंडगिरी जब साथ में पूछेगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो आपका जैन धर्म जाएगा। और अगर खाली उदयगिरी पूछ ले गुप्त काल वाले की, तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है, क्योंकि गुप्त काल की सबसे मोटी लाइन ये रखो कि गुप्त काल में सर्वाधिक क्या बना है? मंदिरों का निर्माण हुआ है। और मंदिरों का निर्माण हुआ गुप्त काल में। मेन धर्म हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म नहीं था, है ना ऐसा? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो जो खाली उदयगिरी गुफाएं पूछी जाएंगी तो आप हिंदू धर्म लगाओगे। और अगर उदयगिरी के साथ खंडगिरी लगा है या उड़ीसा लगा है, उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, तो आप क्या लगाओगे? जैन धर्म लगाओगे। और यहीं पर लोग गड़बड़ कर जाती हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, मैम आगे ओके बढ़ते मैम। हैं। हाँ, हाँ जी,
नहीं, हालांकि आप लोग को पता होगा, लेकिन ये छोटी सी वो है, आप एक बार कभी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ जरूर लो, कह क्या रहा है, आपको क्लियर है आंसर, बिल्कुल क्लियर है, फिर भी एक बार पढ़ के उसको कंफर्म कर लो कि अच्छा ये कह रहा था जो मैंने समझा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है नहीं बहुत सरल प्रश्न है और एक ही बार में पढ़ के हो गया मेरा, लेकिन हो सकता है वो कुछ और पूछ रहा हो, थोड़ा सा डीप जाओगे थोड़ा समझ में आ जाएगा, और कहीं कहीं पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, डीप सोच जाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उदयगिरी खंडगिरी की। लगभग 100 गुफाएं, जिसमें से मेनली हमको 9 या 19 गुफाएं मिलती हैं। ठीक है। और यस मैम। इन गुफाओं, इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। इसमें एक गुफा है रानी नूर गुफा, जो कि 2 मंजिली गुफा है। ठीक है। रानी नूर गुफा किन गुफाओं में सम्मिलित है, या किन गुफा संग्रह, किन गुफा क्या कहें, किन गुफा समूह की है, ऐसे प्रश्न पूछ ले, या रानी गुफा किन गुफाओं में है, तो आपको याद रखनी है खंडगिरी गुफाओं में एक गुफा है जिसको क्या कहते हैं, रानी नूर गुफा, जो कि 2 मंजिली है। और इसके प्रवेश द्वार के साथ मूर्तियां जो है, मूर्तियों का बहुत लंबा फलक उकेरा गया है, और इन देख के ऐसे लगता है जैसे लकड़ी खुदाई का काम होता है ना, वुडकट या काष्ठ उत्कीर्णन, ऐसे उत्कीर्णन किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न और, सबसे पहले काष्ठ उत्कीर्णन टाइप का प्रवेश द्वार कहाँ मिला हमें? लोमस ऋषि गुफा। हाँ, याद रखना, रोमस गुफा है। ठीक है। तो आगे हम और बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे ही देखें ना, तो इनका मूर्ति फलक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रानी नूर गुफा का, इसीलिए इसको रानी गुफा भी कहते हैं, रानी नूर भी गुफा भी कहते हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ हाथी गुफा, इन गुफाओं में जिनके नाम हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा, अनंत गुफा, ये इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में, जिनके नाम इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा। कौन कौन सी हैं? रानी नूर गुफा, हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा और अनंत गुफा। ये गुफाएं उदयगिरी खंडगिरी के मैम, अंतर्गत आती हैं। हाँ मैम, हाँ जी, हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। क्या हुआ? अरे आप मैम मैम बोल के रह गए। अंकेश वर्मा, बोलिए भैया, क्या हुआ? अरे चलिए, शायद इनकी आवाज नहीं आ रही है। अंकेश, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक, आप लिख के बता सकते हो। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो भी, अगर थोड़ी बहुत कट के आ रही तो आप बता दीजिए। ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं की, जो कि कहाँ स्थित है। हाँ जी, रानी गुफा के बारे में मैम फिर से एक बार क्लियर हो जाए, डाउट है थोड़ा। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। रानी गुफा के बारे में मैम एक बार फिर से बता दीजिए। उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जो हैं, इनके यस मैम। अंतर्गत एक गुफा, मतलब इन्हीं गुफाओं जो समूह है, इसमें एक गुफा है रानी नूर गुफा। यस मैम। ठीक है। जो कि दो यस। मंजिली है, और इसका जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री वाला गेट है, इस पर उत्कीर्णन हुआ है तो बड़े लंबे फलकों में। ठीक है। और इन पर काष्ठ की तरह उत्कीर्णन हुआ है, जैसे ऐसे लगता है कि लकड़ी के गेट की तरह उत्कीर्णन हुआ हो। ठीक है। यस मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ओके। इसके अलावा भी मैंने बताया हाथी गुफा, मंचपुरी गुफा और अनंत गुफा। यस मैम। और इस सबसे ज्यादा उदयगिरी में जो है, उदयगिरी गुफा में हाथी गुफा ये सबसे प्राचीन गुफा है। सबसे प्राचीन गुफा हाथी गुफा है। सबसे सुंदर गुफा आपकी रानी गुफा है। इसके निर्माण इसके निर्माण की बात करें ना,
तो यहाँ कलिंग के राजा खारवेल का एक शिलालेख मिला है, ठीक है, जिसके अनुसार माना जाता है कि चेदी वंश के शासक, आपको याद होगा 16 महाजनपद थे, उसमें जो वो राजाओं के वंश थे या जनपदों के शासक थे, उनमें एक चेदी राज्य का नाम आता था और चेदी वंश के शासकों का नाम आता था। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंत, अस्मक, पांचाल, मल्ल, मत्स्य, बज्जी, वत्स, सूरसेन, चेदी, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। और ये ऐसे ही लगभग चेदी वंश के शासक खारवेल ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। इस लेख के अनुसार, जहां जो यहाँ पर एक शिलालेख मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कब मिला है, 157-56 ईसा पूर्व खुदवाया गया था, ठीक है। किसने खुदवाया था? खारवेल ने खुदवाया था। कहाँ खुदवाया था? आपके उदयगिरि खंडगिरी की गुफाओं में, ठीक है। कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। हाँ, रानी नूर की गुफा की बात करें तो इसमें जो है एक नृत्य और संगीत का दृश्य उकेरा गया है, और बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि बड़ी सम्माननीय अवस्था में बैठा हुआ है, मीन्स वो राजा का प्रतीक है, ठीक है। दूसरी बात आती मंचपुरी गुफा की। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मिलती है, वो ये कि यहाँ पर आपको 2 मंजिली गुफाएं मिलती हैं। अभी रानी नूर की गुफा की बात कही, वो 2 मंजिली थी। मंचपुरी गुफा जब देखेंगे तो यह भी 2 मंजिली गुफा है, और इसमें नीचे के बरामदे में थोड़ी सी मूर्तियां उभरी हुई आकृति के रूप में दिखाई देती हैं। और ये इनको जब हम देखते हैं तो ये बरहुत से ज्यादा उत्कृष्ट हैं, या कहें उससे ज्यादा संवरी हुई गुफा, संवरी हुई जो है कलाकृतियां हैं, ठीक है। इसके बाद अनंत गुफा की बात करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है अनंत गुफा कहाँ है, याद होगा आप लोगों को पूछा जाता है ना। और हाँ, जो हाथी गुफा में अभिलेख है जो खारवेल ने अंकित करवाया था, इसमें खारवेल के जन्म से लेकर राज्याभिषेक के 13वें वर्ष तक का अंकन मिलता है। इस अभिलेख का डिटेल में अगर जाएं तो इतनी चीज और आपको याद रखनी चाहिए, यह अभिलेख जो है एक मंदिर के आकार का है, या एक मंदिर है, ठीक है। क्लियर? अनंत गुफा नहीं, वो हाथी गुफा थी। अब अनंत हाथी गुफा में अभिलेख मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुफा का अभिलेख मैम रिकॉर्ड कर लीजिए क्लास। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों ने बोला था, मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो अनंत गुफा में नहीं, अभिलेख हाथी गुफा में मिला है, ये आप याद रखिएगा, ओके। कहाँ मिला है अभिलेख? हाथी गुफा में। अगली गुफा मैंने बताई मंचपुरी, फिर अनंत गुफा आपकी कहाँ भी है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है अनंत गुफा कहाँ थी आपकी, ठीक है। अनंत गुफा भी आपकी उदयगिरि खंडगिरी में है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर शिल्पकारियां हैं, और एक इसमें जो है गजलक्ष्मी अश्वरथ पर आरूढ़ सूर्य, मतलब घोड़े के रथ पर चढ़े हुए सूर्य भगवान का चित्र, और पीछे की ओर चंद्रमा और तारा, साथ में हाथी, वेदिका, पेड़, सांप और उभरी हुई आकृतियां अंकित हैं। इन सारी चीजों को याद रखो ना रखो, एक चीज हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिली कि उदय खंडगिरी में गजलक्ष्मी या अश्वारूढ़ सूर्य का चित्र किस गुफा में या मूर्ति किस गुफा में मिली है, तो आप याद रखना है कौन सी गुफा में मिली है, अनंत गुफा में। कहीं से भी कोई भी पॉइंट लूज नहीं होना चाहिए। हालांकि देखो, मैं पहले भी कहती हूँ और बाद में भी कहूंगी कि टीजीटी पीजीटी में इतना डीप नहीं पूछेंगे, इतना डीप मूर्ति कला नहीं पूछेंगे टीजीटी पीजीटी में, लेकिन डीएसएसबी वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या पूछते नहीं पता, ठीक। इस गुफा के अलावा अगर हम देखें, उड़ीसा में एक गणेश गुफा, ये इन गुफाओं के अलावा जय विजय गुफा और अलकापुरी गुफा जैसी विशेष गुफाएं हमको उधर ही
मिलती हैं। कहाँ? उड़ीसा में, शुंग काल की। ठीक है। इन गुफाओं के अलावा अब हमने गुफाएं देख ली, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं देख ली, हाथी गुफा अभिलेख देख लिया। हाथी गुफा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं याद है तो याद रखिएगा। शुंग काल से मिलती है। खारवेल शासकों ने उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया था, सॉरी खारवेल ने करवाया था। और इसके अलावा हमें जो इम्पोर्टेंट गुफाएं मिली हैं उनको याद रखना है, और उनमें जो महत्वपूर्ण चित्र है या महत्वपूर्ण कुछ अलग से हैं वो याद रखिए। एक चीज याद रखिएगा कि बहुत कॉमन चीज अगर सब में है वो चीज नहीं पूछेगा, कुछ स्पेशल ही पूछा जाएगा। ऐसा भी नहीं कर कि मैम ने कहा था कुछ कॉमन पूछा नहीं जाएगा तो अब हम कुछ नहीं याद कर रहे, नहीं। लेकिन हाँ, जैसे एक भी आपने देखा होगा आधुनिक चित्रकारों में इसके बहुत माध्यम होते हैं, उसका माध्यम नहीं पूछा जाता। और जिसने किसी स्पेशल माध्यम में काम किया तो उसका माध्यम पूछा जाता है। यही हमारी मूर्ति कला में भी है, ठीक है। अलग मूर्ति है, कुछ हट की मूर्ति है तो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। आइडिया कहता है ऐसा मेरा। इसके अलावा हम पहुंचते हैं, इन गुफा मंदिरों के अलावा हमको शुंग काल की मूर्तियां और टिकरे, टिकरे मीन्स छोटे छोटे, साथ में खिलौने मिलते हैं, और पूरे भारत में लगभग मिलते हैं। और ये पकाई हुई मिट्टी के बने थे, ठीक है। किसके बने मिलते हैं? पकाई हुई मिट्टी के मिलते हैं। जो टिकरे हैं इन ऐतिहासिक विषय की जैसे सुंदरता से खोदे गए हैं, ऐतिहासिक विषयों का अलंकरण किया गया है, ठीक है। इसके अलावा हम और देखते हैं तो इस काल में स्तूप, गुफा, इनमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वही शैली हमको टिकरों पर, टिकरे छोटी छोटी मुहर से या टुकड़े से दिखाई देते होंगे। ये डॉल के कारण, जो कि शुंगकालीन मूर्तिकला की विशेषता है, और ये अलग ही देखे जा सकते हैं। शुंगकालीन मूर्तिकला की विशेषता क्या है? डोल जो है हल्के से चपटे से बनाए गए हैं। एक कौशाम्बी में टिकरा प्राप्त हुआ है। इस टिकरे की अगर बात करें तो यहाँ पर पकाई हुई मिट्टी, और इस समय मिट्टी से ये बना हुआ है। भारत कला भवन कहाँ कहाँ संग्रहित होगा? भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। हाँ, वाराणसी में। और भारत भवन भोपाल। भोपाल, हाँ, भारत भवन भोपाल में, भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। तो ये कौशाम्बी जो टिकरा कौशाम्बी से मिला है, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और इस पर एक हाथी का चित्र बना हुआ है जो कि ऐसा लग रहा है चल रहा हो, और इसे एक एक स्त्री जो है वो भी चलती हुई दिखाई है इसी के साथ में, ठीक है। आगे बढ़े हैं। मैम हाँ? मैम उदयगिरी और खंडगिरी में बाग व्याघ्र गुफा भी है क्या इसमें? व्याघ्र गुफा? जी मैम। नहीं, नहीं, मुझे बाघ गुफा है उदयगिरी में। उसके प्रवेश द्वार पर एक बाघ की आकृति बनी हुई है। ओके मैम। ठीक है, आगे बढ़े। मैम हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, क्या है, एक मिनट रुकना आप लोग। चलो फिर मैम दोबारा रिवाइज करना, आप क्या बता रहे थे, कहाँ पर है वो बाघ गुफा? उदयगिरी की गुफाओं में एक बाघ गुफा भी है। और इसके प्रवेश द्वार पर बाघ की आकृति बनी हुई है, शेर का मुंह बना हुआ है एक। अच्छा, तो मैम ये तो वहां पर होगी, मध्य प्रदेश में है ना? वो हाँ, ये उदयगिरी में उदयगिरी है, की जो गुफा है। हाँ। ये उदयगिरी खंडगिरी की बात हो रही है, ठीक है। अब आप क्लियर करो, मैं भी सोचू लेकिन उदय इसमें कहाँ से आ रही है। मैम गुप्त काल की तो मैम मध्य प्रदेश में है ना, वो हाँ, उदयगिरी की गुफा, तो मैम वो बता रही हैं उदयगिरी, कि वहीं पर बाघ, वहीं पर वो शेर का उदयगिरी, मुंह बना हुआ है।
अब मैं बोलूं, जी जी वो उदयगिरी मध्य प्रदेश में, वहां जी आपको बाघ गुफा मिलेगी। यहाँ आपकी हाथी है, रानी है, वहाँ मंचपुरी है और अनंत है। जी ठीक है, जी मैम। दोनों को आप दिवस बैठकर क्लियर करिएगा, फिर इनको इनके इधर उधर ना हो। उदयगिरी के साथ खंडगिरी जरूर जोड़िएगा, और जैसे ही जोड़िएगा साथ में उड़ीसा और जोड़ दीजिएगा। उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा वाली, उदयगिरी मध्य प्रदेश वाला। क्या होगा कि आपका डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। हम बात कर रहे हैं शुंग काल की। अब 1 मिनट रुको। नीलोफर मैम, क्या हुआ केशव भैया? मैम हम ये कह रहे हैं जो अभी बताई है उदयगिरी जो बाघ गुफा है उसके सामने बताएं कि किसकी मूर्ति है। सिंह की, सिंह मतलब शेर, लायन। आप लोग 1 मिनट रुको, हम अभी आपको कंटिन्यू क्लास करते हैं। नीलूफर मैम, हाँ जी। रानी गुफा बताइए। रानी गुफा बताइए मैम ने, और दूसरी गुफा हाथी गुफा बताइए यहाँ पर। और क्या बताया इसकी सबसे सुंदर कौन सी गुफा बताइए मैम ने? सबसे सुंदर रानी गुफा, सबसे पुरानी हाथी गुफा। ठीक है। जी जी थैंक यू मैम जी। ठीक, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि एक जो टिकरा है, इस पर ऐतिहासिक विषय की ऐतिहासिक घटना का उत्कीर्णन हुआ है। ज्यादा उस टिकरे के विषय में करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका देख लेना, राजा वासव दत्ता के हरण की कथा इस टिकरे पर उत्कीर्ण है। ठीक है। चंद्र महासेन की पुत्री वासव दत्ता, इनकी इनकी जो है हरण की कथा कहाँ उत्कीर्ण है? उस टिकरे पर उत्कीर्ण है। ठीक है। टिकरा मतलब टूटा हुआ टुकड़ा है। किसी क्या कहते हैं उसको, मुहर से बड़ा सा बना रहता होगा, पत्थर पत्थर का। हम और बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसके समय हमको मृणम मूर्तियां और खिलौने प्राप्त हुए हैं, हाथ हाथ के थोड़े से। और तो बहुत लंबी लंबी कहानियों वानियों के विषय में हम लोग नहीं पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जब शुंग काल में हम देखते हैं तो भारतीय मूर्ति कला का आरंभिक काल था। हालांकि मूर्तियां मौर्य काल से बन रही थी, लेकिन थोड़ा उत्कृष्ट सा काल। भारतीय मूर्ति कला की नींव जो रखी गई थी, क्योंकि इससे जो समस्त मूर्तिकला की संरचना पद्धति थी, इस पर आधारित ये आगे बढ़ रही थी। और आगे चल के कुषाण और सातवाहन काल में जब हम देखेंगे तो वहां कला परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब तक हमको भारतीय कला का ही प्रभाव देखने को मिल रहा था। और उसके बाद अभी हम लोग शुंग के बाद जब कुषाण काल में जाएंगे तो अगला चरण हमको क्या मिलेगा? गांधार शैली का विकसित रूप देखने को मिलेगा, और जो कि एक यूरोपीय शैली से मिश्रित होकर बनी थी। आप लोगों को पता होगा कि गांधार शैली को क्या बोला जाता है? यूरोपीय भी कला बोला जाता है मैम। वेस्टर्न बोला जाता है ना। जी ग्रीक हाँ, कला। तो ग्रीक। अब तक ये प्योर इंडियन आर्ट थी। अगर हम पूर्णतः भारतीय कला से चली हुई आ रही थी, अब धीरे धीरे मिश्रण होने लगा विदेश की कला का या यूरोपीय कला का। शुंग काल के जो शिल्प के कुछ और उदाहरण हैं, या कहें मूर्तियों के कुछ और उदाहरण हैं, इनको हम देख लेते हैं। उदयगिर की एक शिला पर एक शिल्प
उकेरा गया है, जिसमें एक जंगल का दृश्य है, कुछ हाथी हैं, कमल के तालाब में खेलते हुए अंकित किए गए हैं, और इसके ऊपर मानवाकृतियां हैं। बड़ी भीड़ भाड़ वाला दृश्य है, ठीक है। और यह रानी नूर की गुफा का दृश्य है, ठीक है। रानी नूर की गुफा में यह दृश्य मिला है। एक मथुरा के क्षैतिज मतलब हल्के से टेढ़े स्तंभ पर उकेरी गई एक जातक कथा में एक मनुष्य जिसमें दाढ़ी और मूछ, और उसके सिर पर जो है बाल हैं, जटाजूट हैं। और इसके अलावा एक नली जो है शीशे को निहारते हुए अंकित की गई है। मतलब इससे पता चल जाता है कि शीशा देखना तब भी औरतें जानती थी। मतलब शीशे का प्रयोग स्त्रियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मूर्ति शिल्प है, और ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसी शीशे वाली मूर्ति पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि तभी लैपटॉप का जो है निर्माण हो चुका था, ये लैपटॉप चलाती हुई लड़की है। कई बार आप लोगों के सामने ये चीज फेसबुक वगैरह पे आती है, वो शीशे वाली महिला है। ओके, स्तूप के बीच भाग में एक अर्धमूर्त शिल्प उकेरा गया है, और इस बीच में लंबी आकृति है। इसके सिर पर बहुत बड़ा मुकुट बनाया गया है, और यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती पुरुष है, ठीक है। इसका दायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, और ऐसे लग रहा है कुछ कहने की मुद्रा में है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं शुंगकालीन। अगर हम देखें ना, इसका एक याद रखना है, इसकी मेन विशेषता क्या है, ये चपटी हुई आकृतियों को बनाता है, और बनाते थे, सॉरी, और ये इनकी विशेषता है, ठीक है। अगला हमारा शुंग के बाद आता है कुषाण काल, ठीक है। शुंग के बाद कुषाण, मैंने सतवाहन भी बताया है, शुंग के साथ ही कुषाण चलता है, क्योंकि शुंग पहले शुरू हुआ था, तो अगर हम क्रम से लगाएंगे तो हमारा कुषाण काल आएगा। इसी के साथ में छोटी सी चीज और देखते हुए चलते हैं। विदिशा वेशनगर में, विदिशा वेशनगर में हमको एक चीज और मिलती है, वो है गरुड़ स्तंभ। अब आपको ये बताना है कि विदिशा कहाँ पड़ता है। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। एक चीज और इंपॉर्टेंट छूट गई, हाथी गुफा अभिलेख की खोज किसने की थी। तो खूब पूछते हैं लोग। 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग या स्टर्लिंग, जो आपको समझने में आ जाए, ठीक है, क्योंकि इनके नामों में काफी गड़बड़ रहती है, ठीक है। तो इन्होंने की थी 1825 ईस्वी में हाथी गुफा अभिलेख की खोज। उदयगिरि खंडेर गुफाओं में जो हाथी गुफा में अभिलेख मिला है, इस अभिलेख की खोज किसने की थी, बिशप स्टर्लिंग ने की थी। ओके, फिर गरुड़ फिर रिपीट करिए। हाँ, हाथी गुफा अभिलेख की खोज 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग, ठीक है, ने की। मैम 82 है। 82 कहाँ से है भाई? इस लेख की खोज आपको कहाँ मिला ये? मैम कह रहे, मैम हम ये कह रहे हैं इनकी खोज में पूछो। खोज 1825 मुझे मिला, आपको क्या मिला बताइए? मैम वही कंफर्म कर रहे थे, जिससे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना। अच्छा, 1825 या 1825, ठीक। ओके मैम। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं, गरुड़ स्तंभ की बात कर रहे हैं। गरुड़ स्तंभ जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, वेशनगर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा के वेशनगर में है। और इस स्तंभ की खोज 1877 में जनरल कनिंघम ने की थी। ये भी आपका शुंग काल का है, ठीक है। किस काल का है? शुंग काल का है। और यह स्तंभ हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ है। इससे पहले हमको किस धर्म के पाषाण स्तंभ मिले, आप लोगों को बताना है।
बड़े फेमस राजा के स्तंभ, पर वो किस धर्म के बनवा रहा था? बताओ भैया, अशोक ने स्तंभ बनवाए? जी मैम, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने पूछा कि जो हमको गरुड़ स्तंभ मिला, जो कि हिंदू धर्म का पहला पाषाण स्तंभ है, ठीक है, इससे पहले पाषाण स्तंभ मिले वो हमें किस धर्म से संबंधित मिले? भाई मैम बौद्ध याद धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से या मौर्य काल से समझ लो, उसका कोई धर्म नहीं था, या बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जो भी उत्कीर्णन था थोड़ा बहुत या तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि मौर्य वो अशोक जो था बौद्ध धर्म से वो था, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म। हाँ, प्रदीप शर्मा जी के आंसर बड़े सटीक होते हैं। चलिए, ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने प्रदीप जी का नाम लिया तो केवल इन्हीं के आंसर सटीक होते हैं, भाई सब लोग अच्छे आंसर देते हैं, ठीक है? और कोशिश क्या करो, अगर गलत होंगे तो सुधार लिए जाएंगे, पर बोलना चाहिए। अगला एक बेस नगर का लेख मिला है, ये भी हमारा कुषाण और शुंग के काल का ही है। इसमें एक यवन राजदूत होलियोडोरस ने लिखा हुआ था, इसका जो है करवाया था। यह गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। वेश नगर का लेख कहाँ खुदा हुआ है? गरुड़ स्तंभ के ऊपर होलियोडोरस के द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। ये यवन राजदूत था। इसके अलावा यक्षी चंद्रा, यक्षी चूलापोका, सुदर्शना, महाकोका, ये कहाँ हमको मिले? ये हरहुत थे शुंग काल के। आगे आ जाते हैं अब कुषाण काल में। अगर किसी को शुंग काल से कोई डाउट तो क्लियर कर सकते हैं आप लोग। सातवाहन, बीच में हम सातवाहन देख लेते हैं, कुषाण काल उसके बाद आएगा, ठीक है। ऐसा है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। शुंग, सातवाहन और उसके बाद कौन सा काल बताना? गुप्त काल। कुषाण काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। शुंग सातवाहन लगभग साथ में चलते हैं, तो इनको भी सातवाहन को देख लेते हैं। अभी कुषाण काल हमारा बाकी है, ठीक है। शुंग, कुषाण, कुषाण बाकी है, थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। सातवाहन काल का संस्थापक सिमुका था, ठीक है, था सिमुका था, और इसका सर्वोत्कृष्ट शासक जो था गोमती पुत्र सप्तकर्णी था। अगर सातवाहन शासकों की राजधानी की बात करें तो अमरावती इनकी राजधानी थी, ठीक है। कौन सी राजधानी थी? अमरावती। सीधा आते हैं अमरावती के स्तूप। अमरावती का स्तूप, ये मेनली मैं बताती चल रही हूँ, ये आपसे जितना पूछा जाता है ज्यादातर उसके विषय में। सातवाहन का स्तूप है, और ये अमरावती के स्तूप की बात हम कर रहे हैं। यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश या कर्नाटक के गुंटूर जिले में, और कृष्णा नदी के किनारे दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है कौन सा स्तूप? अमरावती के स्तूप। इसका प्राचीन नाम क्या था? धान्य कटक या धर्नुकोट। कर्नाटक के जहां पर ये स्थित है, इसका प्राचीन नाम धान्य कटक या धर्नुकोट था। इसकी खोज 1797 ईस्वी में जनरल कोलिन मैन जी ने की थी, आप लोग को नाम याद होगा। और इसकी खुदाई 1840 ईस्वी में एलियट ने की थी। किसने की थी? एलियट ने की थी।
अमरावती के स्तूप की अगर हम बात करें तो इस अभिलेख पर भी हमको मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। स्तूप के अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। और इसमें इसी में प्राचीन नाम धान्य कटक था। सतवाहन नरेश सतवाहन के जो राजा थे इनके नाम जैसे इनका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुभावी यज्ञश्री शांतकर्ण श्री सिम क्या शिवकम दास ये भी नाम इनके पाए गए हैं। इस पे कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो 3री शताब्दी ईस्वी के हैं जो इक्ष्वाकु नरेशों ने इन पर उत्कीर्ण करवाए थे, इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने। एक अभिलेख इसमें 5वीं शताब्दी का है जो वाकाटक वंश का उल्लेख करता है या वाकाटक वंश द्वारा इस पर उल्लेखित है। इसके बाद सबसे बड़े अंतराल के बाद 2 अभिलेख जो हमको मिलते हैं 1182 और 1234 ईस्वी के अमरेश्वर मंदिर में पाए गए हैं। ये अमरावती स्तूप के अभिलेख की बात हुई। ठीक है, हम इसके निर्माण की भी बात कर लेते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच की कला जो है एक शैली का विकास है। इसी में हमारी अमरावती के स्तूप का निर्माण या कहें अमरावती की जो कला देखने को मिलती है ये हमको द्रष्टव्य हुई। इसके निर्माण की बात करें तो 200 वर्ष पूर्व सतवाहनों के समय आर्य नरेशों द्वारा इस स्तूप का निर्माण हुआ और किसकी देख रेख में हुआ तो एक महान वकर्मिक थे। इनकी वकर्मिक मतलब कार्य करने वाले, जैसे आज के जमाने में हम कहें ना सरल भाषा में तो ठेकेदार। इतना मत लेना कि नहीं मैंने तो ठेकेदार बोला था, ठेकेदार याद रहे, मैंने दिया ना कि उसके कार्मिकों की देख रेख में हुआ। ठीक है, राजगीर राजगृह तमिल देश घंटशाला विजयपुर विजयगढ़ जैसे यहाँ से आए हुए जो बहुत है ना प्रसिद्ध शिल्पी उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। सबसे महत्वपूर्ण स्तूप जो है सतवाहनों की राजधानी धान्य कटक जो कि वर्तमान में विजयवाड़ा के निकट जिला गुंटूर में स्थित है। गुंटूर जो है इसे धान्य कटक कहा जाता था, अमरावती था और यह 2री शताब्दी में अपने चरम सीमा पर था। बात अमरावती के स्तूप की हो रही है। ठीक है, अब अमरावती के मैंने खोज की बात आपको बताई। सन 1797 ईस्वी में जनरल कोलिन मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज की। 1840 ईस्वी में एलियट ने इसकी खुदाई करवाई। इसका जो है उत्खनन शुरू करवाया किसने? एलियट ने। ठीक है, और सन 1800 खुदाई कराई गई क्या हुआ? किस सन में इसकी खुदाई कराए थे एलियट ने? 1840 ईस्वी में। ठीक है, सुनो 1797 में इसको ध्वंसावस्था में कर्नल मैकेंजी ने देखा। किसने? कर्नल मैकेंजी ने देखा और उन्होंने क्या किया सन 1797 में देखा। 1618 ईस्वी में इन्होंने इसके अवशेष और मूर्तियों का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसके अवशेषों को जो अवशेष देखे थे उनके उन्होंने क्या किया चित्र बनाया और एक मानचित्र और शोधपूर्ण लेख तैयार किया। ठीक है, फिर 1830 में और इन अवशेषों को जो इसमें उत्खनन हुआ उसके बाद जो स्तूप से अवशेष मिले इनको राजकीय संग्रहालय चेन्नई, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, और राजकीय संग्रहालय जो मद्रास वाला वही चेन्नई वाला और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित किया गया। ठीक है, और
इसके उत्खनन कार्यों की हम बात करें तो कई लोगों ने किए हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने भी कर लिया उत्खनन, क्योंकि 1830 से 33 में जो मूर्तियां थी वो रॉबर्टसन ने इन्हें लंदन भेज दिया था इन मूर्तियों को। इसके बाद जब हम क्रमशः देखेंगे ना तो रॉबर्ट बायर इलियट ने जब उत्खनन करवाया 1840 ईस्वी में, 1876 में स्पेल ने इसका खनन करवाया, 1881 में बर्ग ने इसका उत्खनन करवाया, 1905 से 1909 तक एजेंडर री ने अमरावती का उत्खनन करवाया। मतलब जो भी आता गया वो इसका उत्खनन करवाता गया और इसकी चीजों को उठा उठा कर विदेशों में भेजता रहा। मतलब अवशेषों को विदेशी संग्रहालयों में भेजता रहा, कुछ देश संग्रहालयों में, कुछ विदेशी संग्रहालयों में इन्हें भेजता रहा। और इन बिखरी हुई सामग्रियों का अध्ययन किसने किया? लुडविग, मैकेंजी, श्वेल, जेम्स बर्गेस, इन सब ने मिलकर इन जो है अध्ययन किया। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अमरावती का स्तूप जो है बना कैसे था? तो पूरी तरीके से सफेद, पूर्णतः सफेद संगमरमर का बना हुआ स्तूप आपका कौन था? अमरावती का स्तूप था। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अमरावती के स्तूप की एक और विशेषता है कि बुद्ध के मानुषी रूप का उत्कीर्णन का साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? अमरावती के स्तूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी आकृति घंटाकृति थी। थोड़ी सी इसकी रचना के विषय में हम देखते चलते हैं। जब इसके विषय में पता चला तो इतना ज्यादा ये नष्ट हो चुका था ना, इसके मूल आधार का केवल अनुमान लगाया गया। ऐसा नहीं था कि इसको जीव का बना हुआ पाया गया। तो उस अनुमान के अनुसार इस स्तूप के अंड का भूमि पर व्यास जो था 160 फुट था और ऊंचाई लगभग 90 से 60 तक थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और 800 फीट जो है इसकी वेदिका थी और 800 फुट थी और ऊंचाई 13 फुट थी। इस वेदिका जो ये इसकी वेदिका थी ये 800 फुट थी और 13 फुट ऊंची थी और इसमें 9 फुट ऊंचाई के 136 स्तंभ मीन्स खंभे और 2.75 फीट की 348 सूचियां थी। सूचियां मतलब खड़े हुए स्तंभ या बलियां। ये सभी स्तंभ और सूचियां उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत थे और इन पर जो है उत्कीर्ण पद्य की मालाएं बनी हुई थी। पद्य मतलब गोल गोल घुमावदार मालाएं बनी हुई थी। इसी स्तूप के प्रवेश द्वार के सामने एक 20 फुट ऊंचा चबूतरा था। ठीक है, 32 बाई 6 फीट और इसके सामने 5 आर्य खंभे मतलब आर्य स्तंभ थे। इसके अलावा हम और ज्यादा देखें थोड़ा बहुत चारों कोरों जो चारों चतुष्कोण थे इन पर तोरण बने थे और इनके स्थान पर भारी भारी 2 खंभे थे। ये सारी चीजें फिलहाल के लिए इस पे नष्ट हो चुकी हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ये सब तो बस कहानी सुन लो, वो ये है कि घुंघराले बालों वाली बुद्ध प्रतिमा हमें कहाँ से मिलती है? तो आपको याद रखनी है कहाँ से मिलती है? अमरावती से मिलती है। ठीक है भाई, बता दिया आपको आप लोग। अभी आप पढ़ेंगे मौर्य काल और ये उसकी मथुरा की कला और गांधार की कला जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों में बालों का अंतर था। आपको कहाँ पतले दुबले बुद्ध मिले, कहाँ मोटी बुद्ध की मूर्ति मिली, ये सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। आज हम लोग अमरावती ही मुझे लगता है समाप्त कर पाएंगे, फिर इसके बाद का पढ़ेंगे बाद में। अमरावती के स्तूप पर जो स्तूप के अंड पर लगभग लगे प्रस्तर के फलक इसकी वेदिका का स्तंभ, सूची, उषणी, सातवाहन कला के चरम विकास के साक्षी हैं। सातवाहन काल का सबसे अच्छा कार्य क्या था? वो अमरावती के स्तूप का उत्कीर्णन था और इसके अमरावती के स्तूप की उत्कीर्णन कला को हम 4 क्रम में रख सकते हैं।
पहला लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और दूसरा जो है लगभग 100 ईस्वी सतवाहन काल, जो वशिष्ठ पुत्र इसका पुलमावी था, इसका समकालीन था। फिर तीसरा 150 से 200 ईस्वी के बीच, जो अमरावती शिल्प का चरमोत्कर्ष काल था, और इसी काल में वेदिका का निर्माण हुआ था, तीसरे काल में। और चौथा काल लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी का है, जो ईक्ष्वाक वंश का समकालीन है, और इसमें नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण हुआ था, और इसी काल के शिल्प में ईक्ष्वाक शिल्प की झलक दिखती है। तो अमरावती स्तूप के ऊपर जो कार्य हुआ है वो 4 भागों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, इस पे कुछ जातक कथाओं का भी अंकन है, तो वो भी देख लो। जातक कथाओं के दृश्य का अंकन जो है खम्भों हुआ था। यह ऐसा माना जा सकता है, इसमें छदंत जातक, विधु पंडित जातक, चुल्ल धम्मपाल जातक, महिला मुख जातक, महापनाद जातक, हंस जातक, लोसत जातक, चंपे जातक, दूत जातक, सोमशरण जातक, शिव जातक, पदम कुमार जातक, और इसके अलावा पद्म कुमार से संबंधित जातकों का दृश्य हमको देखने को अमरावती में मिलता है, या ऐसा कहा जाता है यहाँ पर ये इतने जातक उत्कीर्ण थे। जातक बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, सभी को पता होगा जातक कथाएं क्या होती हैं। और आज से ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जातक कथाएं क्या होती हैं, बताओ भाई कोई जातक कथाएं क्या होती हैं। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी करेक्ट, सही। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं ना कुछ और दृश्य जो अमरावती के स्तूप पर अंकित थे। इसमें मदान्धता दान के पक्ष, जैसे कहते हैं ना घमंड से डूबे हुए लोगों का जो घमंड तोड़ा है महात्मा बुद्ध ने, उन चीजों का अंकन हुआ है। अजात शत्रु द्वारा बुद्ध का दर्शन, और सपेरा और उसका बंदर, ठीक है, इनका भी अंकन अमरावती के स्तूप पर हमको देखने को मिलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये कहा है कि कमल की यह बड़ी लता, जो एक उस पर देखा है कि सबसे अलग इसका है जो ऊपर अलंकरण किया गया है, इस पर, इसके ऊपर वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक विचार दिया कि कमल की यह बड़ी लता वरुण के ऐश्वर्य, वैश्रवण के धन का उभयनिष्ठ प्रतीक है। इनमें से लोक जीवन से संबंधित गंधर्व, सुपर्ण, गरुण, किन्नर, नाग, यक्ष की सज्जा सुरुचिपूर्ण कार्य है। ठीक है, और इस पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजें जो हैं वो भी अमरावती के स्तूप पर उत्कीर्ण थी। ठीक है, और स्तूप की शैली में हीनयान की प्रतीकात्मकता व महायान की मूर्त्यमिक, ठीक है, प्रवृत्तियों का विचित्र सम्मिश्रण है। मूर्त्यमिक मीन्स मूल और आधुनिक से संबंधित, ठीक है, दिखाई पड़ता है। इन शैलियों में जहां फलकों पर आकृतियां अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट हैं, बड़ी हैं और कम हैं, जैसे हम भरूच का स्तूप देख कर आए तो वहां पर बहुत हौच पौच था, लेकिन अमरावती के स्तूप में कम, बड़ी और अच्छी आकृतियां बनी हुई हैं, और इसके फलक जो है काफी जटिल और बहुत सी आकृतियों से युक्त, लेकिन थोड़ी सी कठिन है, बड़ी है पर कठिन है, गतिशील है। और इसके अलावा हम देखते हैं आंध्र राज्य की धार्मिक और व्यापारिक संबंधों की अधिकता के कारण अमरावती की कला का प्रभाव बहुत ज्यादा विस्तृत हुआ। ठीक, एक चीज और है, चीवर की सिलवटों के अंकन की रीति जो है गंधार शैली से ली गई है, जो अमरावती पर अंकित है। ठीक है, इसकी अगर हम विशेषताएं देखें अमरावती के स्तूप की, तो यहाँ पर प्रबल गतिशीलता है। रचना की दृष्टि से गांधार और मथुरा की अपेक्षा ज्यादा कठिन काम यहाँ की कला में किया गया है। नाटकीयता का प्रभाव हमें अमरावती के स्तूप पर दिखाई देता है, और इसके अलावा आकृतियां जो हैं लंबी हैं, 14 से 15 फीट ऊंची आकृतियों को इसमें
तराशा गया है। वो सोचो कितनी लंबी आकृतियां थी, जिनकी ऊंचाई करीब 6 फीट थी। 14 से 15 फीट की आधार पर करीब 6 फीट की ऊंची आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं, और जिनमें उदासी, वैराग्य और भावुक की खूबसूरती को दिखाया गया है। अमरावती की जो आकृतियां हैं, ये बिना अपवाद के लंबी और पतली दिखाई गई हैं। ठीक है,